अब उनके सवालों का ही जवाब तो योगी जी ने दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उन्होंने कहा कानपुर में खुलेआम हत्या हो जाती है, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे आते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, वहाँ असद साहब मिले, वहाँ अतीक अहमद का परिवार मिला, वहाँ उनके लोग मिले, वहाँ आगे जांच हुई। ना उन्हें उकसा देते हैं कि विधानसभा में एक मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम जिसकी आवाज बनकर बहन मायावती उठा रही थी, जिसकी आवाज बनकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में वो राजनीतिक क्षितिज पर आई थी, वो उन सब के साथ गेस्ट हाउस कांड था, जिसको बहन मायावती ने खुद अपने दिल दिमाग शरीर पर झेला। न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा में एक स्लोगन चला योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया लगातार चलती रही। 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से माफिया को मिट्टी में मिलाने के वायदे को एक तरीके से यह देखा जाए कि हत्या कर दी जाती है, वो खुद कह रहा होता है कुछ घंटे पहले कि अब मुझे रगड़ा जा रहा है, मैं मिट्टी में मिल गया हूं, और उसके बाद प्रशासन के सामने उसकी हत्या कर दी जाए। सवाल तो खड़ा होता है। विपक्ष के लोग यह कहने के लिए तैयार हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ जिसके दम पे आए थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था उनकी थी, दोबारा उनको प्रदेश की जनता ने मौका दिया, आखिर में चूक कैसे हो रही है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। अतीक अब अतीत में चले गए हैं। ऐसे में उनके जो विचार या समर्थक या यूं कह लीजिए जो राजनीति हथकंडा अपना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में रहते हुए और फिर किसी को कोई मार दे, कोई हत्यारा आ जाए और मारने के बाद सरकार की चूक या प्रशासनिक व्यवस्था खत्म है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि जुडिशियल कस्टडी में मर्डर हुआ, निश्चित तौर पर गलत हुआ, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दी हुई एश्योरेंस जो दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका पालन नहीं हो पाया। अब लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, अब उनके सवालों का ही जवाब तो योगी जी ने दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उन्होंने कहा कानपुर में खुलेआम हत्या हो जाती है, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे आते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, वहाँ असद साहब मिले, वहाँ अतीक अहमद का परिवार मिला, वहाँ उनके लोग मिले, वहाँ आगे जांच हुई, वहाँ साजिश पता चली, वहाँ साजिश में शुरुआत हुई, वहाँ अतीक को प्रयागराज लाया गया, वहाँ चीज़ें और हुई। तो या तो अखिलेश यादव जी या विरोध ये चाहता है कि योगी जी के द्वारा ही सारे काम करवा लो। योगी जी मिल गए हैं 2 मीटर भगवा कपड़े के साथ रहने वाले, ना तो उनके साथ आगे है ना कोई पीछे है। देश है, प्रदेश है, वो एक अलग विषय है। परिवारवाद से ऊपर है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, हैं मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो एक ऐसे देश के सांसद थे जो सबसे कम उम्र के सांसद बने। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा स्पीकर के सामने, माननीय लोकसभा स्पीकर के सामने दहाड़ मारकर ठा दे के रोने वाला एक ऐसा सांसद जो मठ की विरासत को लेके आया था। कोई राजनीतिक विरासत नहीं लाया, भक्ति की विरासत लाया, पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी राजनीति नहीं लाया, परिवारवाद नहीं लाया, लेकिन वहां पहुंचा उस ऊंचाई तक और वहां रो के कहा कि मेरी जान को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश पर सवालिया निशान था। वही नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो एक महिला के साथ गेस्ट हाउस कांड नहीं था, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ गेस्ट हाउस कांड नहीं था। वो इस देश के हर दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जिसकी आवाज बनकर बहन मायावती उठा रही थी, जिसकी आवाज बनकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में वो राजनीतिक क्षितिज पर आई थी, वो उन सब के साथ गेस्ट हाउस कांड था, जिसको बहन मायावती ने खुद अपने दिल दिमाग शरीर पर झेला। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाना हर मुख्यमंत्री चाहता है,
बन नहीं पाती, कितनी बना पाता अलग विषय है, लेकिन चाहता प्रत्येक मुख्यमंत्री है कि उसकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मजबूत बने, सशक्त रहे, आगे काम बढ़े। योगी जी भी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताश्री भी रहे। मुलायम सिंह जी को भी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के चक्कर में एक बार इटावा से लेकर दिल्ली तक गांव में बचते बचते भागते भागते साइकिल पकड़कर दिल्ली तक आना पड़ा था, तब मुलायम सिंह जी की जान बची थी, उन्हें पद्मश्री दिया गया। योगी जी के और अखिलेश जी के और मुलायम सिंह जी के बड़े गहरे संबंध। मोदी जी अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के पारिवारिक शादियों में पहुंचे हैं। योगी जी आदरणीय अखिलेश जी के पूज्य पिता श्री मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य लाभ जानने के लिए उनसे मिलने पहुंचे हैं घर पर। तो यही क्यों नहीं हो सकता कि ये सब लोग सारे काम इतना उन्हें उकसा देते हैं, इतना उन्हें उकसा देते हैं कि विधानसभा में एक मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। मिलाना पड़ता है, बोलते हैं तो फिर करना पड़ता है। तो ऐसा उकसाया क्यों गया, ये भी बात आ सकती है। ये भी बात आ सकती है अतीक अहमद की हत्या में, अशरफ की हत्या में वो लोग भी शामिल हों जिन्होंने, जिनके घरों को अतीक अहमद ने बर्बाद किया, जिनके लोगों की हत्याएं अतीक अहमद और अशरफ ने कराई। क्या उनके परिवार के लोग नहीं निकल पाते हैं? आपने फूलन देवी हत्याकांड सुना? आपने जो कांड हुआ था उस समय फूलन देवी ने क्या किया, तो उसका सब जाति सब समाज के साथ किया था, 17 लोगों को मारा था जिसमें सभी जाति समाज के लोग थे। फिर काउंटर उसका हुआ, देश में हुआ। तो ये भी बात हो सकती है कि इस तरह का ऐसा भाव किसी व्यक्ति के पास आया हो, मन में आया हो कि मौका अच्छा है, अब अतीक आ जा रहा है, अब अतीक मेडिकल चेकअप कराने जा रहा है और इन लोगों को भेज के करवाओ। लेकिन मास्टरमाइंड कोई ना कोई है। इन 3 लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती है जो हत्या में शामिल थे कि वो अतीक को छूने भी पहुंच जाएं। देखा आपने कनपट्टी के पास, सिर के पास रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर 9-9 लाख रुपए की कीमत के, उनके कारतूस 250-250 रुपए के आते। इतने कीमती शस्त्र जो कि बाहर से आए, टर्की से आए हैं, कैसे पहुंचे यहाँ? लाइसेंसी वेपन तो नहीं है, खरीद तो नहीं, किसने देने वाला कौन है, किसने खरीदे, किसने पैसा इन्वेस्ट किया, किसने इन तीनों को होटल में ठहराया, किसने डमी मीडिया की आईडी बनाई, किसने वहाँ कैमरा लिया, किसने सब कुछ किया, फिर उसके बाद ये हत्या हुई। ये जांच की विषय है। अतीक अहमद और अशरफ अपने डिस्क्लोजर में कह चुके थे कि हमारा पाकिस्तान से, आतंकवादी संगठन लश्कर से संबंध है। उनके डिस्क्लोजर में पुलिस के पास है। क्या ऐसे लोग, एक तो ये पक्ष हो गया हत्या करने में शामिल, एक दूसरा पक्ष वो भी हो सकता है जिन्हें डर है, वो राजनेता हो सकते हैं, सत्ता या विपक्ष के लोग हो सकते हैं, जिन्हें डर था कि अतीक और अशरफ उनके नाम आगे और बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो ये होगा। ऐसे संगठन हो सकते हैं, आतंकवादी संगठन, जिनकी वजह से घटना अंजाम दी गई, जिसकी वजह से अतीक पंजाब ना पहुंच पाए, इंट्रोगेशन ना हो पाए, इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए। ये विषय भी हो सकता है, महत्वपूर्ण विषय ये भी है। अब अगला विषय ये तो हो गए, अगला विषय ये हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो अतीक अहमद ने बेनामी संपत्ति अपनी उनको दे रखी हो, छुपा रखी हो, वो सोचते हो मौके की तलाश में अब क्यों देना पड़े मुझे, अब क्या ज़रूरत है, इसे मिटा दो, इसे ही हटा दो। ये भी विषय हो सकता है, ये भी चर्चा है। इस तरह की ये सब बातें हैं। अब अगला विषय आपका ये है कि क्या हत्या करने के बाद कोई धार्मिक नारा लगाना वहाँ उचित था या नहीं था? वहाँ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। इसमें भी लोगों को आपत्ति है कि आखिर में मारने के तुरंत बाद जैसे ही पुलिस कब्जे में लेती है और जय श्री राम के नारे, क्या विक्टिम कार्ड था क्या? ये क्या साजिश थी? क्या किसी अपराधी वो भी थे, अतीक और अशरफ भी अपराधी, ये भी अपराधी। खून का बदला खून नहीं है,
दांत के बदले दांत नहीं ले सकते, आंख के बदले आंख नहीं ले सकते, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। तो जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम का उद्घोष किया, तो क्या हत्यारों का धर्म हो गया? क्या हत्यारे अब देशभक्त हो गए जय श्री राम बोलने से? क्या अब वो हत्यारे राम भक्त बन गए? क्या उनकी तुलना अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में जाने वाले श्री राम कार भक्तों से होने लगेगी, कार सेवकों से होने लगेगी? ऐसा तो नहीं है साहब। उन्होंने क्यों बोला, किस लिए बोला, किसने बुलवाया, किसने बता के बोला? वो तो सरेंडर भी अपने आप हुए, भागने का प्रयास नहीं किया, रिवॉल्वर भी फेंक दिया। इसमें सबसे अच्छी बात रही, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर डेड बॉडी बरामद है, CFSL रिपोर्ट के लिए जो कार्टिज यूज़ किए गए जिस वेपन से, वो वेपन बरामद है, वेपन ऑफ ऑफेंस जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो बरामद है। पुलिस CCTV कैमरे से इन्वेस्टिगेशन करती है शुरू, लेकिन यहाँ क्या है, बड़े बड़े अथेंटिक कैमरे, न्यूज़ चैनल के कैमरे, न्यूज़ चैनल के इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डिंग, वो सारी सबूत है। वरिष्ठ पत्रकार उस घटना की फ्रेम बना रहे थे, खड़े थे, सवाल पूछने के लिए सुन रहे थे। आई विटनेस भी हैं, प्रेजेंस भी उनकी है, CDR भी उनकी है, होस्टाइल भी नहीं होने वाले हैं, दबंग पत्रकारिता करने वाले हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद हो गया, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, खरोंच जिन पत्रकारों के लगी और एक इंजरी लगी वो भी हैं, मृतक भी है, पुलिस भी है, भागे भी नहीं, सब चीजें सामने। इस पे एक सवाल और आ रहा है, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, क्या? एक अटैकर्स के लगी है, एक अटैकर्स का इलाज चल रहा है, एक अटैकर्स के हमला हुआ, उस पर रोका, लेकिन ये भी बड़ी बात है, मूक दर्शक नहीं है। जब फायरिंग करने के बाद तुरंत उन्होंने रिवॉल्वर फेंक दिया, तब कैसे गोली चलाते? तब अगर वो गोली चलाते तब भी उनकी नौकरी जाती कि जो हाथ खड़े किए हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, जो सरेंडर कर रहा रिवॉल्वर फेंक के, आप उसे भी मार रहे हैं, तब भी नौकरी जाती, तो उन पे हत्या केस लगता। इन पे भी हत्या का केस, हत्यारे पर की मौत, और पुलिस पर भी हत्या का केस लगता। उनका काम था अरेस्ट कर लेना। अगर उस गोली में कोई मारा जाता तो पता क्या आरोप लगता, ये पुलिस ने ही करवाया है और देखो हत्या करने वाले को ही मार दिया। रोहिणी कोर्ट में ऐसे ही शूट आउट हुआ था, जिसमें मारने गए, जिन अपराधियों को मारने गए वो भी उनको मार दिया, और जो खुद हत्यारे गए थे उनको पुलिस ने मार दिया। 2 मारने गए, 2 मारे, 4 मारे गए, 4 लाशें एक जगह पे इकट्ठी हो गई, पुलिस ने अपना काम कर दिया। वो स्थिति अलग थी। अगर यहाँ पे कर दिया जाता तो ये देखा जाता, ये पता किया जाता कि इनको भी पुलिस ने मार दिया, अब बताएगा ही कौन, अब राज कौन खोलेगा, अब कौन राज उगलेगा? अब राज तो निकलेगा, राज तो उगलेगा, अब पता तो चलेगा कौन उन्हें भेजने वाला था, कौन करवाने वाला था, किसने किया।